अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चारों तरफ भयानक अंधेरा था और उस अंधेरे में आसपास सफ़ेद बर्फ से ढके पहाड़ और पेड़ अजीब रहस्यमयी मंजर पेश कर रहे थे। ऐसे में दो पहाड़ों के बीच एक कच्चे रास्ते पर एक बग्घी जिसमें कुल 4 लोग सवार थे अपनी खास रफ्तार से चलती जा रही थी। इस कच्चे रास्ते के आसपास घने पेड़ थे जो कि पूरी तरह बर्फ से ढके हुए थे और इसी वजह से सफ़ेद नजर आ रहे थे। बग्घी में जो 4 दोस्त सवार थे उनमें से एक जोसेफ था, उसकी उम्र 40 साल थी। दूसरा चार्ल्स डॉन था, उसकी उम्र भी 40 के करीब ही थी। तीसरा आदमी एडी जॉन था जिसकी उम्र मुश्किल से 25 साल थी, जबकि चौथी पर्सनालिटी मिस एड्रा थी जो कि एडी जॉन की गर्लफ्रेंड थी। ये चारों दोस्त पास वाले गांव में, जो कि उनके गांव से 40 किलोमीटर के फासले पर था, एक शादी अटेंड करने गए थे। सारा दिन और रात शादी अटेंड करने के बाद अब ये रात के 1 बजे वापस आ रहे थे। उन सब के होस्ट मिस्टर थॉमसन ने उन्हें रोका भी था कि रास्ते में घना जंगल है और ख़तरनाक जंगली जानवर भी, और दूसरा ये कि रात का सफ़र है इसलिए उन्हें सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने मिस्टर थॉमसन की बात पर गौर नहीं किया, बल्कि उनकी बात की कोई परवाह नहीं की, खासकर एडी जॉन ने। उसने कहा कि उसे जंगली जानवरों से डर नहीं लगता। वो तो चाहता है कि कोई जानवर उसके सामने आए और वो उसे अपनी गोली का निशाना बना दे। जब बग्घी अचानक चलते चलते एक जगह रुक गई तो चार्ल्स बग्घी से उतरा और बग्घी को खींचने वाले घोड़ों से कहने लगा, क्या बात है, क्यों रुके हो? ये घोड़े शायद इंसानी ज़बान समझते थे, जो चार्ल्स की बात सुनकर हिनहिनाने लगे। अच्छा, तो तुम लोग थक गए हो, चलो कुछ देर आराम कर लो, लेकिन याद रखना ज़्यादा देर नहीं, चार्ल्स ने कहा और फिर बग्घी में बैठ गया। चार्ल्स, क्यों रुके हैं घोड़े? यहाँ तो चारों तरफ जंगल है और जंगली जानवरों का खतरा भी है, जोसेफ ने सवाल किया। जोसेफ, तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या किया जाए, घोड़े थक गए हैं और शुक्र करो कि बग्घी चारों तरफ से बंद है, वरना हम लोग सर्दी से ही मर जाते। चार्ल्स ने जवाब दिया, तुम लोग ख्वामख्वाह डर रहे हो, मुझे जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं, मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। एडी ने अपनी राइफल दिखाते हुए कहा। एडी, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी कुछ नहीं देखा, तुमने तो शेर की दहाड़ तक नहीं सुनी, अगर कभी सुन ली तो डर से पैंट गीली हो जाएगी, चार्ल्स ने कहा, और एड्रा समेत सब लोग एडी पर हंसने लगे। चार्ल्स, अब अगर दोबारा तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, एडी ने चार्ल्स पर बंदूक तानते हुए कहा। ओके ओके, नो फाइटिंग, हम सब दोस्त हैं एडी, हमें लड़ना नहीं चाहिए, चार्ल्स ने कहा। मुझे लगता है घोड़ों ने अब तक कुछ न कुछ रेस्ट कर लिया होगा, एड्रा ने पहली दफ़ा बात की। हाँ, मैं देखता हूँ उन्हें, एडी ने कहा, बग्घी से बाहर निकल आया। अभी एडी ने मुश्किल से बाहर कदम निकाला ही था कि अचानक तेज़ हवा चलने लगी और धीरे धीरे आंधी में बदलने लगी, और फिर देखते ही देखते हवा काफ़ी तेज़ हो गई। पेड़ बुरी तरह से झूलने लगे और सूखे पत्ते पतंगों की तरह उड़ने लगे। बग्घी की छत इतनी ज़ोर से हिल रही थी जैसे अभी उड़ जाएगी और पूरी बग्घी उलट जाएगी। एडी अभी हालात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा का एक झोंका आया और एडी 3 फीट दूर जा गिरा। वो बर्फानी ज़मीन पर कलाबाजियाँ खा रहा था। जोसेफ और चार्ल्स बग्घी के अंदर से चिल्ला रहे थे, एडी, बग्घी में आ जाओ, बग्घी में आ जाओ, बहुत भयानक तूफान है बाहर। एड्रा भी चीख रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ का एडी पर कोई असर नहीं हुआ। हवा थी कि तेज़ होती चली जा रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे। इतने में एडी मुश्किल से ज़मीन पर रेंगता हुआ बग्घी तक पहुंचा और एड्रा की मदद से अंदर दाखिल हो गया। ये सब क्या है चार्ल्स? एडी ने हकलाते हुए कहा। एडी, घोड़ों की लगामें खींचो, ये बहुत भयानक तूफान है,
अगर हम इसकी जद में आ गए तो बच नहीं सकेंगे, चार्ल्स ने कहा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से कोई आवाज करीब आती हुई सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। ये तो घोड़े की टापों की आवाज है। घोड़े की टापों की आवाज बिल्कुल करीब आ गई थी। जोसेफ, तुमने ये बात महसूस की? अब हवा भी धीरे धीरे कम हो गई है, चार्ल्स ने कहा। हाँ, मुझे भी यही बात परेशान कर रही है, जोसेफ ने कहा। आवाज बहुत करीब आ गई है, हम लोग देखते हैं कि ये है कौन, एडी ने कहा। हाँ चलो, चार्ल्स ने कहा और चारों ने बग्घी में बनी हुई छोटी सी खिड़की से सर बाहर निकाल लिए। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक अधेड़ उम्र का आदमी जो काफ़ी सेहतमंद नजर आ रहा था, घोड़े पर सवार उनकी तरफ आ रहा था। घोड़ा काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक उस आदमी का सर धड़ से गायब हो गया, लेकिन घोड़ा उसी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था। घोड़े पर उस आदमी का धड़ मौजूद था, जैसे एक सर समेत इंसान बैठता है। अरे ये चार्ल्स, जोसेफ ने कहा। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चार्ल्स बोला। ये सीन देखते ही एड्रा की चीख निकल गई, जबकि एडी हैरान आंखों से ये सब देख रहा था। जैसे ही सरकटा घुड़सवार उनके करीब आया, उन सब ने अपने सर अंदर कर लिए और डर से कांपने लगे, लेकिन एडी ने अपना सर बग्घी के अंदर नहीं किया और बाहर निकाल कर देखता रहा। इतने में अचानक सरकटे घुड़सवार ने एक तलवार बीच से निकाली और एडी की गर्दन पर वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और एडी की गर्दन कटकर दूर जा गिरी, लेकिन सरकटे कातिल ने परवाह नहीं की। उसने जल्दी से घोड़े को घुमाया और तलवार की नोक में एडी के सर को फंसाकर तेजी से घोड़ा भगाता हुआ अपने साथ ले गया। उसके घोड़े की टापों की आवाज दूर तक जोसेफ और चार्ल्स को सुनाई देती रही। एड्रा डर से बेहोश हो चुकी थी, जबकि जोसेफ और चार्ल्स बग्घी के अंदर इस खूनी मंजर को देखकर डर से थर थर कांप रहे थे। अब हवा थम गई थी। पत्ते जो पहले उड़ रहे थे अब अपनी अपनी जगह पर टिक गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एडी जॉन की आखिरी रस्में अदा हो रही थीं जब सीबीआई इंस्पेक्टर जॉर्ज कोमले गांव पहुंचा। इंस्पेक्टर जॉर्ज कोमले को स्पेशल ब्रांच से खास तौर पर इस केस को हल करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि ये पहला कत्ल नहीं था जो इस तरह बेदर्दी से हुआ था, बल्कि 5वां कत्ल था जो एक सरकटा कर रहा था। एवर सिटी नाम के इस गांव में डर और खौफ फैला हुआ था। लोग शाम के बाद अक्सर घरों से नहीं निकलते थे, लेकिन अगर कोई भूल कर भी निकल जाता तो वो वापस आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं होती थी। लोगों ने अपनी आंखों से उस सरकटे को देखा था जो मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देता था और उनकी गर्दनें काटकर सर तलवार की नोक में फंसाकर अपने साथ ले जाता था। इस केस को हल करने के लिए लोकल पुलिस ने कई कोशिशें की, लेकिन नाकाम रही। इसलिए अब स्पेशल ब्रांच से इंस्पेक्टर जॉर्ज कोमले को भेजा गया था। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने मकतूल एडी जॉन की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा और काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने अपने बैग से एक कैमरा निकालकर उसकी तस्वीर ली और लाश पर कपड़ा दोबारा डाल दिया। तुम में से किन लोगों ने सरकटे को देखा है? इंस्पेक्टर ने एडी जॉन की आखिरी रस्म में आए हुए कुछ लोगों से पूछा। इंस्पेक्टर, गांव के जिन लोगों ने उसे देखा है उनमें से ज़्यादातर यहाँ मौजूद हैं। बस कुछ एक हैं जो यहाँ नहीं आए, पर मैं उनको आपसे मिलवा दूंगा, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसका नाम टॉम बाफले था और ये एवर सिटी गांव के सबसे बूढ़े लोगों में से था। मिस्टर एडी जॉन जिनका कत्ल हुआ है, उनके साथ जो और लोग बग्घी में थे, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर ने कहा। जी हाँ, वो तीनों यहाँ मौजूद हैं। बूढ़े आदमी ने चार्ल्स, जोसेफ और एड्रा की तरफ इशारा किया, जो एक साइड पर सर झुकाए बैठे थे। इंस्पेक्टर जॉर्ज ने उन तीनों से कुछ देर सवाल किए और फिर बूढ़े से कहा,
उस घुड़सवार का खोज लगाने के लिए मुझे यहीं रहना होगा, आपके गांव में। आप ऐसा करें कि मेरे रहने का इंतज़ाम कर दें। अब मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, मैं शाम तक इंतज़ाम कर दूँगा। अभी इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं, टॉम बाफले ने कहा। अंकल टॉम बाफले, अचानक एड्रा बोल पड़ी। मेरे घर में 2-3 कमरे फालतू हैं और अब जॉन एडी तो रहा नहीं। मुझे बहुत डर लगेगा। अगर इंस्पेक्टर जॉर्ज मेरे घर में रहना पसंद करें तो मुझे खुशी होगी और मेरा डर भी कम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? बूढ़े टॉम बाफले ने कहा। नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। मुझे तो बस रहने के लिए जगह चाहिए। मुझे और कोई मतलब नहीं किसी से, इंस्पेक्टर जॉर्ज ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो ठीक है, आप मेरे साथ चलिए इंस्पेक्टर, एड्रा ने इंस्पेक्टर जॉर्ज से कहा और एक तरफ चलने लगी। तुम्हें क्या लगता है डेविड, ये नया इंस्पेक्टर उस घुड़सवार का पता लगा लेगा? एड्रा और इंस्पेक्टर जॉन के जाने के बाद वहां पर खड़े एक अधेड़ उम्र आदमी ने डेविड से कहा। हाँ, शायद करे। लगता तो काफी चालाक है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये उस सरकटे का पता चला लेगा। आते ही लड़की के साथ चिपक गया है। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, वो अधेड़ उम्र आदमी तंज करते हुए बोला। चलो, पता लग ही जाएगा, फिक्र ना करो तुम, डेविड ने जवाब दिया और फिर वो दोनों वहां से एक तरफ को चल दिए। इंस्पेक्टर जॉर्ज एड्रा के साथ वॉकिंग कर रहा था। वो दोनों बात करते करते काफी दूर जंगल की तरफ निकल आए थे। इंस्पेक्टर को एवर सिटी आए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन इस 1 हफ्ते में ऐसी कोई असाधारण घटना नहीं हुई थी जिससे उसे कोई ऐसा पॉइंट मिलता जिससे उस सरकटे के बारे में पता लगाया जा सकता। इंस्पेक्टर ने इस 1 हफ्ते में अपनी तरफ से सारी कोशिशें की और आधी आधी रात तक जंगल में घूमता रहा था, शायद कि उसे वो सरकटा कातिल कहीं नजर आ जाए, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने गांव के सारे लोगों से भी जानकारी हासिल की थी। लोगों का कहना था कि वो सरकटा कातिल जंगल की तरफ से घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है। उसके हाथ में एक तेज धार चमकीली तलवार होती है। वो सर काट कर दूर फेंक देता है। उसके बाद तलवार की नोक में वो कटा हुआ सर फंसाकर जंगल की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर और एड्रा को एक ही घर में रहते हुए हफ्ता हो गया था और यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से काफी मानूस हो गए थे। इंस्पेक्टर तो बहुत कम बातें करता, लेकिन एड्रा बहुत ज्यादा बोलती और इंस्पेक्टर को अपने बारे में बताती और उसके बारे में पूछती। उसे इंस्पेक्टर अच्छा लगने लगा था। इंस्पेक्टर भी एड्रा में दिलचस्पी लेने लगा था, लेकिन उसे अपने मिशन की फिक्र भी थी। वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस घुड़सवार सरकटे को पकड़कर उसे अंजाम तक पहुंचा दे और एड्रा को अपने साथ ले जाए। जॉर्ज, हम काफी दूर आ गए हैं, शाम हो रही है, चलो वापस चलते हैं, एड्रा ने कहा। अरे, तुम्हें तो डर लग रहा है और अभी तो मेरा दिल कह रहा है कि बहुत आगे तक चला जाए, जंगल के बीच तक, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जॉर्ज, मुझे सच में डर लग रहा है, आगे फिर कभी चलेंगे, एड्रा ने घबराते हुए कहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, वो बात नहीं, अभी एड्रा ने जवाब दिया ही था कि अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज, भागो, भागो यहां से। वही घुड़सवार, वही घोड़े की टापों की आवाज, एड्रा ने जैसे चीखते हुए कहा। क्या क्या कह रही हो तुम? जॉर्ज ने कहा। जॉर्ज, ये वही सरकटा कातिल है, मुझे बचाओ, प्लीज चलो यहां से, एड्रा ने शोर मचाया। अरे, अगर वो यहां आ रहा है तो आने दो, मुझे तो वैसे भी उसी की तलाश थी। आज मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा।
या फिर ख़त्म कर दूंगा, जॉर्ज ने कहा। इतने में अचानक तेज हवा चलने लगी और ज़मीन पर पड़े हुए पत्ते उड़ने लगे, पेड़ झूलने लगे और देखते ही देखते तूफान का समा बन गया। घोड़े के टापों की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई। जॉर्ज, वो मार देगा हमें, भागो भागो यहाँ से, जल्दी करो, एड्रा चिल्ला चिल्ला कर इंस्पेक्टर जॉर्ज से कह रही थी। चुप करो तुम, मुझे उसे पकड़ना है, तुमको जाना है तो चली जाओ यहाँ से, इंस्पेक्टर ने कहा। इतने में अचानक उसे पेड़ों के झुंड में से एक घोड़ा जिसका सफ़ेद रंग था निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके ऊपर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। घोड़ा तेजी से इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक घुड़सवार का सर अपने धड़ से जुदा हो गया और दूर जा गिरा। उसके सर और धड़ दोनों से ही खून फव्वारे की तरह बह रहा था। लेकिन हैरत की बात थी कि धड़ सर के बगैर घोड़े पर मौजूद था। अचानक सरकटे ने अपनी म्यान से एक तेज धार चमकीली तलवार निकाली और लहराता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा। इसी बीच एड्रा झाड़ियों के पीछे छिप गई थी। सरकटे ने जैसे ही इंस्पेक्टर की गर्दन पर तलवार से वार किया, इंस्पेक्टर जो पहले से होशियार था फौरन नीचे झुका और सरकटे कातिल का वार खाली गया। सरकटे ने कुछ दूर जाकर घोड़े को दोबारा मोड़ा और तेजी से इंस्पेक्टर की तरफ लपका। लेकिन इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर जॉर्ज पर हमला करता, इंस्पेक्टर जॉर्ज ने उस पर गोली चला दी और एक के बाद कई फायर कर दिए। सरकटा धड़ाम से घोड़े पर से गिर पड़ा और तड़पने लगा, जबकि उसका घोड़ा जंगल की तरफ भाग गया। इंस्पेक्टर सरकटे के करीब आया और उसे देखने लगा। उसकी बॉडी काली थी, सर के बाल ऐसे थे जैसे कांटे उगे हों। ऐसे लग रहा था जैसे वो सदियों से नहाया नहीं है और उसकी वजह से उसकी बॉडी पर काले धब्बे और दाने निकल आए हैं। इतने में एड्रा भी भागती हुई इंस्पेक्टर के करीब आ गई। देखा तुमने, मैंने मार दिया इसे, इंस्पेक्टर ने एड्रा से खुश होते हुए कहा। एड्रा घूर कर सरकटे की तड़पते हुए बॉडी को देख रही थी कि अचानक सरकटे के बॉडी में फुर्ती सी आई और वो उठा और अपने दोनों हाथों से इंस्पेक्टर का गला दबाने लगा। इंस्पेक्टर को ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बेबसी से हाथ पांव हिला रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और सरकटे के बाजू को पकड़कर खुद को छुड़ाने लगा। लेकिन सरकटे में बहुत ताकत थी। ऐसे लगता था जैसे इसके बाजू लोहे के बने हों, अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे थे। फिर अचानक इंस्पेक्टर जॉर्ज ने अपनी लात सरकटे के पेट में मारी और सरकटे के हाथों से इंस्पेक्टर का गला छूट गया। इसी बीच इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्टल निकाल ली और उस पर लगातार फायर कर दिए। एक बार फिर सरकटे की बॉडी तड़पने लगी और आखिरकार बिल्कुल खामोश हो गई। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ कहता, अचानक सरकटे के मुर्दा जिस्म में, मुर्दा बॉडी में आग लग गई और इतनी तेजी से भड़क उठी कि इंस्पेक्टर जॉर्ज को छलांग लगाकर 7 फीट दूर जाना पड़ा, वरना वो भी जल जाता। बर्फ के पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और उससे बड़ी बड़ी डाल जमीन तक लटकी हुई थी। पेड़ का तना इतना मोटा था कि एक हाथी उसमें आसानी से अंदर जा सकता था और रात गुजारने के बाद बाहर भी निकल सकता था। अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज़ आने लगी और देखते ही देखते करीब आ गई। दूसरे ही लम्हे वहाँ वही सरकटा घुड़सवार मौजूद था। वो अपने घोड़े से उतरा और बरगद के मोटे तने के करीब आया। कुछ देर वो यूं ही मोटे तने की तरफ देखता रहा। फिर म्यान से उसने अपनी तलवार निकाल ली और बरगद के मोटे तने पर आड़े तिरछे वार करने लगा। तलवार लगने से तने के ऊपर का कुछ हिस्सा कट गया और तने से इंसानी खून बहने लगा। खून इतनी तेजी से बह रहा था जैसे अंदर बहुत से इंसान हों जिनको तलवार लगने से उनका खून बाहर आ रहा हो। फिर अचानक तना एक गरजदार आवाज़ के साथ फट गया और खुद ब खुद
बड़ा होता चला गया और एक हाथी के जितना फैल गया। तने के अंदर का माहौल बहुत भयानक नजर आ रहा था। जगह जगह बाहर की तरह बरगद की डालियां लटकी हुई थी और नीचे जमीन पर कुछ इंसानी कटे हुए सर पड़े हुए थे। उनमें से कुछ सरों पर से बाल और खाल हट चुकी थी, जबकि एक दो सर अभी तक बालों समेत थे। शायद ये वही सर थे जो सरकटा हाल ही में काट कर लाया था। सरकटा तने के अंदर दाखिल हो गया और फिर एक तरफ चलने लगा। अचानक एक जगह पहुंचकर वो झुक गया और फिर सजदे में गिर गया। वहां एक बहुत ही डरावनी शक्ल की एक बॉडी पड़ी थी जिसका रंग काला था और उसके बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। सरकटा उसको ही सजदा कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वो उठा और उसके पैरों को छूकर निढाल कदमों से बाहर निकल आया। वो जैसे ही बाहर निकला, अचानक पहले के जैसे धमाके की आवाज आई और बरगद का तना धीरे धीरे पहले की तरह बराबर हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने अंदर एक बड़ी सी डरावनी बॉडी मौजूद है और ये सरकटे का डेरा है। अगले ही लम्हे सरकटा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल में गायब हो गया। घोड़े की टापों की आवाज काफी देर तक वहां सुनाई देती रही। रात गुजर गई। दूसरी सुबह एक जगह गांव के लोग मौजूद थे। तुम में से कम 2 आदमियों को मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसे देखा है। उसकी ताकत इंसानों से ज्यादा है। मैं अकेला शायद उसका मुकाबला न कर पाऊं। कोई न कोई मेरी मदद करने वाला होना चाहिए। इंस्पेक्टर जॉर्ज लोगों से कह रहा था। एड्रा भी उसके साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने सारी घटना जो उसके साथ हुई थी लोगों को सुना दी। वो सब परेशान थे। वो इस आफत से छुटकारा चाहते थे। इंस्पेक्टर जॉर्ज का कहना था कि वो सरकटा घुड़सवार कोई इंसान नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान का सर कट जाए फिर वो जिंदा रहे और लोगों का सर काटता फिरे। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, वो कोई भटकती हुई आत्मा है जिसे चैन नहीं मिल रहा। उसकी असल वजह क्या है उसे नहीं मालूम, लेकिन ये सच है कि वो इंसान नहीं है। इसलिए उस पर काबू पाने के लिए उसे कम से कम 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। गांव के सारे लोग जो वहां मौजूद थे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इंस्पेक्टर की मदद के लिए कौन खड़ा होता है, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो एक बार फिर इंस्पेक्टर बोला, देखो, तुम लोगों को हिम्मत करनी होगी, वरना हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। मुश्किल से एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम फ्रैंक था। वो कहने लगा, इंस्पेक्टर, मैं हर किस्म के खतरे के लिए तैयार हूं। आज से मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे एक और आदमी की जरूरत है। मिस्टर फ्रैंक, इंस्पेक्टर ने कहा, वो मेरा दोस्त टोनी है ना, वो भी मेरे साथ होगा। फ्रैंक ने एक दुबले पतले आदमी की तरफ इशारा किया। नहीं फ्रैंक, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, टोनी ने डरते हुए कहा। लेकिन फ्रैंक ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई। कम ऑन टोनी, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। कम ऑन, हिम्मत करो। बदले में टोनी खामोश रहा, लेकिन वो अंदर से बहुत डरा हुआ था। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, इंस्पेक्टर ने कहा। वो सरकटा घुड़सवार अक्सर शाम या रात को ही आता है, यानी कि अंधेरे में हमला करता है, दिन की रोशनी में नहीं। तो आप लोग दिन को जहां भी जाएं, घूमते फिरते रहें, लेकिन शाम होते ही घरों को आ जाएं और फिर बाहर नहीं निकलें, ताकि आप सरकटे से सेफ रहें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। वो एक आत्मा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ख़त्म किया जा सकता है। आप लोग हम पर भरोसा रखें और घबराएं नहीं, हम उसे बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर कुछ लोगों को सुकून मिला, लेकिन कुछ लोग अभी भी डरे हुए थे।
जब सारे लोग चले गए और सिर्फ इंस्पेक्टर, एड्रा, फ्रैंक और उसका दोस्त टोनी रह गए, तो इंस्पेक्टर ने फ्रैंक से कहा, तुम लोग अपना अपना सामान एड्रा के घर ले आओ, हम वहीं रहेंगे। और हाँ, अपने हिफाजती हथियार साथ लाना मत भूलना, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रैंक ने कहा और टोनी को लेकर एक तरफ चल पड़ा। क्या तुम्हें यकीन है जॉर्ज कि तुम उस आत्मा को ख़त्म कर दोगे? फ्रैंक और टोनी के जाने के बाद एड्रा ने इंस्पेक्टर से सवाल किया। हाँ, मैं कोशिश करके देखूंगा कि उसे मार दूं, लेकिन उसको मारने के लिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। क्या तरीका? एड्रा ने सवालिया नज़रों से जॉर्ज की तरफ देखते हुए कहा। एड्रा डियर, वो एक आत्मा है और आत्मा को इस तरह एक इंसान की तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके पास इंसान से ज़्यादा ताकतें होती हैं, इसलिए उस पर काबू पाने के लिए भी ऐसी ही ताकतों की ज़रूरत होती है, इंस्पेक्टर ने कहा। तो तुम कहाँ से लाओगे ऐसी ताकत? एड्रा ने पूछा। इसका बंदोबस्त भी मैं कर लूँगा, इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। कल रात उस सरकटे ने एक और बेगुनाह आदमी का सर काट दिया। ये हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है। अगर यही हाल रहा तो एक एक करके गांव के सारे लोगों की गर्दनें काट देगा वो, और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। टॉम बाफले ऊंची आवाज में गांव वालों के सामने कह रहा था। इंस्पेक्टर भी वहीं मौजूद था और बहुत परेशान नजर आ रहा था। एड्रा भी उसके साथ गुमसुम खड़ी थी, जबकि फ्रैंक और टोनी भी वहीं मौजूद थे। आप सब लोग जानते हैं कि वो एक आत्मा है। अगर वो आत्मा नहीं होती तो जब मैंने उस पर गोलियां चलाकर उसे मार दिया था तो वो दोबारा नहीं उठती और न ही उसके बॉडी को अचानक आग लगती। वो एक बुरी आत्मा है और उसके इन हमलों से लगता है कि वो आप लोगों से कोई बड़ा बदला ले रही है, इंस्पेक्टर ने कहा। कैसा बदला इंस्पेक्टर? हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है? हम लोग तो उसे जानते भी नहीं, न ही हमारा उससे कोई वास्ता पड़ा है, बूढ़े टॉम ने इंस्पेक्टर से सवाल किया। ओ मिस्टर टॉम, मैं ये नहीं जानता कि उसकी आप लोगों से क्या दुश्मनी है और वो आप सबसे किस बात का बदला लेना चाहता है। मैं तो ये बात अंदाज़न कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह वो आपके गांव के लोगों के सर काट रहा है, इससे तो यही साबित होता है कि वो आप लोगों से कोई बदला ले रहा है, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर, एक बात मेरी बल्कि किसी की भी समझ में नहीं आ रही, टॉम बाफले ने कहा। कौन सी बात? इंस्पेक्टर ने हैरान लहजे में कहा। वो जब भी किसी का सर काटता है तो अपने साथ वो सर ले जाता है, और अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं उनके धड़ तो मौजूद थे लेकिन सर गायब थे, टॉम बाफले ने बताया। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है टॉम। इससे लगता है जैसे ये कोई ख़ास राज है जिसको मालूम करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बहरहाल आप लोग फिक्र मत करिए। ये तो आप सब जानते हैं कि वो जंगल की तरफ से आता है और उसी तरफ जाकर गायब हो जाता है। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि हम उसके पीछे जंगल में जाएंगे, उसे तलाश करेंगे और उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग हम पर भरोसा करिए और अपने अपने घरों से शाम के बाद नहीं निकलिए, इंस्पेक्टर ने टॉम बाफले और गांव वालों को समझाते हुए कहा। इसके बाद लोगों ने कुछ और बातें की और फिर धीरे धीरे वो वहाँ से जाने लगे। आखिरकार कुछ देर बाद इंस्पेक्टर और उसके साथी भी अपने घर की तरफ चल पड़े। एवरसिटी गांव के उस घने और बर्फ से ढके जंगल में एक जगह बर्फ से ढके हुए नाले के पास 2 टेंट लगे थे। दोनों टेंटों के आसपास कांटेदार तार से बाड़ लगी हुई थी। ये टेंट इंस्पेक्टर जॉर्ज, एड्रा, मिस्टर फ्रैंक और उसके दोस्त टोनी के थे। वो पिछले 1 हफ्ते से यहाँ डेरा लगाए हुए थे। खाने पीने के सामान, गर्म कपड़े और हिफाजती हथियारों से लैस होकर वो यहाँ सरकटे कातिल की तलाश में मौजूद थे। इंस्पेक्टर और एड्रा का टेंट अलग था, जबकि फ्रैंक और टोनी एक ही टेंट में थे।
उनका रोज का ये काम था कि सुबह होते ही सरकटे कातिल की तलाश में जंगल में निकल पड़ते और फिर शाम से कुछ देर पहले अपने टेंट में वापस आ जाते। इस एक हफ्ते में उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो सरकटे को ढूंढ निकाले, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एक सुबह इंस्पेक्टर, एड्रा, फ्रैंक जंगल की तरफ निकलने लगे तो टोनी ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और जब शाम के वक्त इंस्पेक्टर, एड्रा और फ्रैंक टेंट के करीब पहुंचे तो उन्हें घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर, लगता है वो आ रहा है, आवाज सुनो। फ्रैंक ने आवाज की तरफ इंस्पेक्टर का ध्यान दिलाते हुए कहा। कुछ देर आवाज की तरफ गौर करने के बाद इंस्पेक्टर बोला, वो आ नहीं रहा बल्कि जा रहा है। आवाज धीरे धीरे दूर जा रही है। चलो जल्दी करो, कहीं उसने टोनी को। इंस्पेक्टर ने टेंट की तरफ दौड़ते हुए कहा। वो तीनों लगभग भागते हुए टेंट तक पहुंचे, लेकिन उन्हें एक जोरदार झटका लगा। बेइख्तियार उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वही हुआ था जिसका डर था। टोनी अपने टेंट से कुछ फासले पर तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था। उसका सर गायब था। सरकटे ने टोनी को मौत के घाट उतार दिया था और उसका सर अपने साथ ले गया था। ओ माय फ्रेंड, फ्रैंक ने कहा। फ्रैंक बहुत रोया, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे खामोश करा दिया। अब उस मनहूस आत्मा को ख़त्म होना ज़रूरी है। अब मुझे पता चल गया है कि उसको आम आदमी की तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुझे उसके लिए फादर से मिलना होगा, वही कुछ बताएंगे। तुम लोगों को 3 दिन यहीं रुकना होगा। मैं शहर जाऊंगा और फादर से इस बारे में बात करूंगा। जॉर्ज, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ बहुत डर लगेगा। मैं इस जगह नहीं रह सकती। वो सरकटा मुझे मार डालेगा। एड्रा ने डरे लहजे में कहा। हाँ इंस्पेक्टर, इस तरह तो हम लोग उसका शिकार हो जाएंगे। हमें वापस गांव चलना चाहिए। फ्रैंक ने भी एड्रा की साइड ली। अगर तुम लोग गांव वापस चलोगे तो गांव वाले हम सबको बुज़दिल समझेंगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं खुद भी गांव वालों से छुपकर शहर जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, इंस्पेक्टर ने कहा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। एड्रा और फ्रैंक उसे दूर तक जाता देखते रहे। जब इंस्पेक्टर उनकी नज़रों से ओझल हो गया तो वो दोनों टेंट में आ गए। शायद उन्होंने इंस्पेक्टर की बात मानने का फैसला कर लिया था। तीसरे दिन इंस्पेक्टर जॉर्ज की वापसी हुई। जब वो शाम के वक्त टेंट के करीब पहुंचा तो वहां पूरी तरह से खामोशी थी। एड्रा डियर, मैं आ गया हूं। तुम कहाँ हो? फ्रैंक, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूं। इंस्पेक्टर ने उन दोनों को आवाज़ें दी, लेकिन बदले में कोई आवाज़ या जवाब नहीं आया, बल्कि पूरी तरह से खामोशी रही। इंस्पेक्टर फ्रैंक के टेंट में दाखिल हुआ, लेकिन वो खाली था। वहाँ कोई नहीं था। उसे फिक्र होने लगी तो वो तेज़ी से अपने और एड्रा के टेंट में दौड़ा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वो टेंटों के आसपास ढूंढता और चिल्लाता रहा, लेकिन फ्रैंक और एड्रा कहीं नहीं थे। आखिर थक हार कर इंस्पेक्टर एक मोटी लकड़ी पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में कई शक और ख्याल उमड़ रहे थे कि अचानक उसे अपने पीछे खुसुर-फुसुर की आवाज़ें आईं। उसने जैसे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। वो सरकटा अब अपने सर समेत था, अपने घोड़े के साथ खड़ा था और एड्रा भी उसके साथ खड़ी थी। वो उससे ऐसी बातें कर रही थी जैसे वो उसका लवर हो। एक और काले रंग का घोड़ा भी सरकटे के घोड़े के साथ था। शायद वो एड्रा का घोड़ा था। जब इंस्पेक्टर जॉर्ज के होश कुछ सही हुए तो उसने चीख कर कहा, एड्रा, तुम क्या कर रही हो उसके साथ? ये मार देगा तुम्हें, इधर आ जाओ। लेकिन एड्रा पर इंस्पेक्टर की बातों का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वो हैरानी से इधर उधर देख रही थी और सरकटे से बातें कर रही थी। अलबत्ता सरकटे ने घूर कर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, एड्रा का नाम मत लो। एड्रा, मेरी बात सुनो, इंस्पेक्टर चीखा, लेकिन एड्रा को इस बात का कुछ असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर अजीब हिचकिचाहट में था और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सरकटे की रौबदार गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी।
इंस्पेक्टर, मेरा पीछा छोड़ दे। तू मुझे नहीं मार सकता और तेरे दोस्त फ्रैंक को भी मैंने मार दिया। बहुत लड़ा था मुझसे, लेकिन मैंने उसका सर काट दिया। अब तेरी इस महबूबा को भी मैं। तो घबरा मत, इसे मैं नहीं मारूंगा। मैंने इसका दिमाग बदल दिया है। अब ये मुझे अपना आशिक समझती है और सच में मैं इस खूबसूरत परी पर आशिक हो गया हूँ। मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मसल कर रख दूंगा तुझे। तूने मुझे जख्म दिए थे, इसका बदला मैंने तेरी महबूबा को अपना कर ले लिया है। जा, अब दफा हो जा यहाँ से। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इंस्पेक्टर सारी सिचुएशन समझ गया था। सरकटा एक बुरी आत्मा थी। उसने एड्रा का दिमाग काबू में करके उसे अपना गुलाम बना लिया था और अब इंस्पेक्टर की बातें एड्रा को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो इधर उधर हैरानी से देख रही थी। ये सब सरकटे की ताकत की वजह से हुआ था। मैंने भी तेरा बंदोबस्त कर लिया है। ये देख, मेरे गले में फादर की दी हुई चेन लटक रही है। ये कोई आम चेन नहीं, इसमें ये ताकत है कि तेरी कोई भी ताकत, तेरा कोई भी वार मुझ पर असर नहीं करेगा और तू ज्यादा देर मुझसे भाग नहीं सकेगा। मैं तुझे फना करके रख दूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता, सरकटे ने खुद से कहा। अगले ही लम्हे सरकटा घोड़े पर छलांग लगाकर सवार हुआ और फिर वही सीन दिखाई दिया। अचानक सरकटे का सर कट गया और वो घोड़ा दौड़ाते हुए इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा तो इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल निकालकर हाथों में मजबूती से थाम ली और सरकटे को घूरने लगा। सरकटे ने तलवार निकाली और इंस्पेक्टर की गर्दन पर जोरदार वार किया, लेकिन तलवार इंस्पेक्टर की गर्दन में से ऐसे गुजर गई जैसे हवा में से गुजर गई हो। सरकटे ने घोड़े का रुख मोड़ा और इंस्पेक्टर पर दूसरे हमले के लिए तैयार हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर ने उस पर लगातार फायर खोल दिए। सरकटा धड़ाम से घोड़े से गिरा और तड़पने लगा। इस बीच इंस्पेक्टर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उसका बड़बड़ाना था कि सरकटे का जिस्म तड़पने लगा, लेकिन अचानक वो फुर्ती से उठा और घोड़े पर बैठकर भागने लगा। इसी बीच एड्रा जैसे होश में आ गई थी। वो हैरानी से सब कुछ देख रही थी और काफी डरी हुई नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर सरकटे के भागते ही तेजी से एड्रा के साथ खड़े दूसरे घोड़े की तरफ भागा और छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हुआ। दूसरे ही लम्हे उसका घोड़ा हवाओं से बातें कर रहा था और सरकटे के घोड़े के पीछे पीछे था। सरकटा अपने घोड़े पर आगे और इंस्पेक्टर जॉर्ज का घोड़ा उसके पीछे, और आखिरकार फिर एक जगह सरकटे का घोड़ा रुक गया। इससे पहले कि सरकटा कुछ करता, इंस्पेक्टर का घोड़ा भी उसके पीछे आकर रुक गया। तू मुझसे नहीं बच सकता सरकटा, मैं तुझे मार दूंगा, इंस्पेक्टर ने घोड़े पर बैठे बैठे कहा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सरकटे ने कहा। इसलिए कि तुमने कई बेगुनाह लोगों का खून किया है, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने कई लोगों को मारा है, उनका खून किया है, लेकिन तुम ये नहीं पूछोगे कि क्यों मैंने ऐसा किया, सरकटे ने कहा। इंस्पेक्टर कुछ देर चुप रहा, फिर घोड़े से उतरा और सरकटे के सामने खड़े होकर कहा, बताओ क्यों? इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। बोलो, सुनोगे मेरी कहानी? सरकटे की आवाज आई। हाँ सुनूंगा, तुम्हारी आप बीती सुनाओ, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सरकटा घोड़े से उतरा और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर वो बोला, कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था और इसी गांव में जहां आज ये लोग आबाद हैं, मैं अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। उस वक्त ये लोग तो नहीं थे, लेकिन इनके पूर्वज थे। उन्हीं में से एक गांव का सरदार माइकल था, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने औलाद की खातिर कई शादियां की, लेकिन उसे औलाद नहीं हुई। आखिरकार कई साल बाद एक दिन गॉड ने उसे एक बेटी दी, लेकिन सरदार माइकल की बदकिस्मती कि उसकी बेटी अंधी पैदा हुई। लेकिन सरदार फिर भी बहुत खुश था। उसने अपनी बेटी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसकी बेटी को कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा। उस वक्त उसकी उम्र 7 साल थी और मेरी बेटी जूली की उम्र 8 साल।
जब अफ्रीका के एक जादूगर ने माइकल को मशवरा दिया कि तुम जूली यानी मेरी बेटी की आंखें निकाल कर अपनी बेटी यानी जैन को दे दो, क्योंकि ऐसा करने से जैन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमेशा के लिए देख सकेगी। जादूगर ने जैन का हाथ देखकर बताया था। जादूगर के हिसाब से ऐसा जैन की किस्मत में लिखा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जुल्म है। जैन अंधी पैदा हुई, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? मैंने चीखते हुए माइकल से कहा। वो मेरी बेटी को साथ ले जाने आया था ताकि उसकी आंखें निकालकर जैन को दे सके, लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन वो अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था और फिर मैं उसे रोक नहीं सका क्योंकि वो गांव का सरदार था। लोगों ने भी उसकी बात मानी और मेरे ही घर में मुझे बांध दिया, लेकिन मैंने जो तो करके खुद को छुड़ाया और माइकल के घर पहुंचा, जहां वो मेरी बेटी की आंखें निकालने वाला था। लेकिन उसके पहरेदारों ने तलवारों से मेरा सर काटकर दूर फेंक दिया और धड़ को जंगल में फेंक दिया। बाद में गांव वालों ने मुझे दफना दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे धड़ को ही दफनाया क्योंकि जालिम पहरेदारों ने मेरा सर काटकर कहीं दूर फेंक दिया था, जो गांव के लोगों को नहीं मिला। उन्होंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की उसे ढूंढने की। सरदार माइकल की बेटी ठीक हो गई थी क्योंकि उसे मेरी बेटी की आंखें लगा दी गई थी। मेरी बेटी बाद में ठोकरें खाते खाते मर गई और पूरे 4 दिन उसकी लाश वीराने में सड़ती रही। बाद में गांव वालों ने रहम खाकर उसको भी दफना दिया। मुझे मरे हुए 80 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन मेरी आत्मा भटकती रही। उसे कहीं भी चैन नहीं मिला। मेरी आत्मा अपना सर ढूंढती रही ताकि उसे अपने धड़ से लगाकर रख ले और चैन मिले, लेकिन मेरा सर मुझे कहीं नहीं मिला। आखिरकार एक रात मेरी मुलाकात एक जादूगर से हुई। मैंने उसका एक काम किया जिसके बदले में उसने मुझे एक अमल बताया कि मैं अगर 40 आदमियों का सर काटकर इस शैतान के आगे जमा करूं तो वो शैतान मुझसे बहुत खुश होगा और मुझे ऐसी ताकत देगा जिनसे मैं अपना कटा हुआ सर ढूंढ लूंगा। तब से मैं इस गांव में बसे हुए लोगों के सर काट काट कर यहाँ लाने लगा। मैंने उन मासूम लोगों का खून इसलिए किया कि अगर उस वक्त ये गांव वाले सरदार को मेरी बेटी की आंखें निकालने से रोकते और इसके खिलाफ हो जाते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। बस यही है मेरी कहानी। इसी बात की वजह से मैं इन लोगों से बदला ले रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूँ। बहुत दुख हुआ मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर। सच में तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है। ये वो लोग तो नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म किया था, ये तो मासूम और बेगुनाह लोग हैं। इंस्पेक्टर ने कहा। सरकटे ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ इंस्पेक्टर। ये वो लोग बेशक नहीं हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया और मुझ पर जुल्म किया, लेकिन उन जालिम लोगों की नस्ल तो हैं और मैं इनसे बदला ले रहा हूँ। इनका सर काट काट कर अपना अमल पूरा करूँगा। अब तक मैंने 27 सर जमा कर लिए हैं। तो क्या तुमने इनके अलावा और भी कत्ल किए हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने पहले यहाँ से कुछ दूर एक कस्बे में जाकर लोगों को कत्ल किया, और उसके अलावा कोई भूला भटका मुसाफिर अगर इस जंगल से गुजरे और मेरे हत्थे चढ़ जाए तो वो मुझसे नहीं बचता। मैं तुम्हारा भी सर काट कर ले जाता, लेकिन तुमने ये चेन पहनी हुई है जिसकी वजह से मेरा कोई भी वार तुम पर असर नहीं करता। लेकिन तुम कब तक इसे पहन कर रखोगे? कभी तो उतारोगे। मैं उस वक्त तुम्हें ज़्यादा मौका नहीं दूंगा। सरकटे ने कहा। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक जिंदा रहने दूंगा? मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तुम समझते हो कि मुझे फादर ने सिर्फ ये चैन दी है अपनी हिफाजत के लिए? फादर ने तुम्हारी सारी कहानी जो तुमने मुझे अभी बताई है पहले ही बता दी थी, और तुम्हें ख़त्म करने का तरीका भी। तुम जिस सर को तलाश करने के लिए इतने बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो, मुझे फादर ने यह भी बताया है कि वो सर कहाँ है, और उसी सर के द्वारा मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। मैं तुम्हें और बेगुनाह लोगों पर जुल्म नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा।
इंस्पेक्टर सरकटे ने बहुत ही नरम लहजे में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा सर कहाँ है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर, अगर सच में ऐसा है तो तुम मुझे वो सर दे दो ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए। फिर मैं किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करूंगा, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सरकटे ने रिक्वेस्ट की। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम सच में किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं करोगे और यहां से चले जाओगे? इंस्पेक्टर ने कहा। मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ इसीलिए तो कर रहा हूं कि मेरी आत्मा को सुकून मिले, सरकटे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, आओ मेरे साथ, जल्दी करो, इंस्पेक्टर ने अपने घोड़े पर छलांग मारकर बैठते हुए कहा। सरकटा भी फुर्ती से उठा और अपने घोड़े पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे उनके घोड़े हवा से बातें करने लगे। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच गए। बरगद का पुराना पेड़ था वो। इंस्पेक्टर घोड़े से तेजी से उतरा और पेड़ के तने के पास जाने लगा। अरे, ये तो वही पेड़ है जहां मैंने अपने लाए हुए सर जमा किए हैं, सरकटे ने खुद से कहा। इंस्पेक्टर तने के पास पहुंचकर अजीब जबान में कुछ पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने तने की तरफ फूंक मारी तो अचानक पूरा पेड़ हिलने लगा। दूसरे ही लम्हे पेड़ का मोटा तना फट गया और उसमें से अनगिनत खोपड़ियां बाहर निकलने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे अंदर कोई तूफान आ गया हो, जिसकी वजह से खोपड़ियां बाहर निकल रही हैं। थोड़ी ही देर में खोपड़ियां निकलना बंद हो गईं और पेड़ हिलना बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने फिर कुछ पढ़ा और पेड़ की तरफ फूंक मारी। पेड़ एक दफा फिर जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा, जैसे कोई जलजला और तूफान आ गया हो। अगले ही लम्हे बरगद से नीचे की तरफ लटकी हुई डालियों पर अनगिनत खोपड़ियां दिखाई देने लगीं। ये खोपड़ियां इंसानी थीं और डालियों से लटकी हुई थीं। पेड़ के हिलने की वजह से सारी लटकी हुई खोपड़ियां अजीब रहस्यमयी अंदाज में हिल रही थीं। जल्दी करो सरकटे, पहचानो अपने सर को। इन खोपड़ियों में एक तुम्हारा भी सर है। जल्दी करो और अपने सर को अपने हाथों में ले लो, इंस्पेक्टर ने चीखते हुए कहा। हाँ हाँ, सरकटे ने कहा और दूसरे ही लम्हे वो छलांग लगाकर अनगिनत डालियों में से एक डाल पर झपट पड़ा। उसने अपना सर शायद पहले ही पहचान लिया था। उसने खोपड़ी खींचकर डाल से अलग की। अभी वो जमीन पर उतरा था कि अचानक एक गरजदार आवाज आई और सरकटा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद हल्का हल्का धुआं छा गया और धुएं में सरकटा एक बार फिर नजर आया, लेकिन इस बार वो अपने सर समेत था और एक ढांचे की शक्ल में था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर, मेरी आत्मा को सुकून मिल गया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मैं तुम्हारा एहसान अगले जन्म तक याद रखूंगा। अब मुझे इजाजत दो, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसके साथ ही उसने हल्के हल्के धुएं में इंस्पेक्टर जॉर्ज को हाथ से अलविदा किया और धीरे धीरे धुएं के साथ गायब हो गया। अब वहां जंगल और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। सरकटा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। बरगद का पेड़ बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। ओ गॉड, शुक्र है मैं कामयाब हो गया, इंस्पेक्टर जॉर्ज ने खुद से कहा। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर बैठा और टेंट की तरफ चलने लगा। वो बहुत खुश था। चहकते हुए टेंट की तरफ घोड़ा भगाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि एड्रा उसे वहीं मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।